Hello everyone, welcome to RS Utkarsh English. Recently we have heard the news of Sunita Williams being stuck in space. She is unable to return. But today we are also going to co-join this incident with one more incident, that is the Russian space debris which has broken off, and it is going to be extremely interesting from this perspective that India recently has made a Pushpak Viman, which is a reusable launch vehicle. Just imagine how much space debris is there and threats to human life in space is real. We are going to talk about this. So Russian space debris, एक Russian satellite breakup हो गई है. It has been broken up into more than 100 pieces of debris in orbit. Debris means the garbage in space, something that is not now usable but it still exists in space. It is forcing astronauts on the International Space Station. They are taking shelters. US Space Agency has recently reported this to us. अभी कोई immediate details तो नहीं आई हैं कि breakup हुआ कैसे एक्चुअली ये सैटेलाइट का, जिसका नाम है RES रिसर्च P1 रशियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको डीकमीशन कर दिया गया था 2022 में. एंड दैट इज द रीजन यू सी व्हाई वी नीड टू टेक डाउन दी सैटेलाइट्स व्हिच आर नो मोर इन यूज. तो ये पर्टिकुलर सैटेलाइट जो ब्रेकअप हो गई है, इट इज़ नो मोर इन यूज. स्टिल एज वी कैन सी दैट इट हैज़ कॉज्ड सो मच डैमेज. Sunita Williams' life and the other astronaut's life is in danger because of that. The event has actually occurred in an orbit which is near the International Space Station. यहाँ पे US astronauts ने shelter ले लिया है. And if we talk about the US radars, it has detected कि satellite release कर रही है cloud of debris in the low Earth orbit. Wednesday night को ऐसा होने लगा, Thursday early morning, और यहाँ पे space tracking firm Leo Labs ये सब कर रहा है. Debris field जो कि create हुई है इस disintegrated satellite से, माना जा रहा है कि ऑर्बिट पे रहेगी कुछ सालों तक. अब यहाँ पे लाइक्लीहुड है कि ये कोलिजन करेगी बाकी ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के साथ भी, यानी कि एक डिफंक्ट सैटेलाइट यहाँ पे जैसी होती है उसे वापस बुला लेना चाहिए. इसी की वजह से यहाँ पे एक सिंड्रोम जिसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस्लर सिंड्रोम. व्हाट इज केस्लर सिंड्रोम? केस्लर सिंड्रोम इज एक्चुअली अ चेन रिएक्शन that can start in space if a piece of a debris gets or hurls towards another debris. It is going to start a chain reaction where collision of multiple debris can happen and it can damage the satellites which are operational. तो केस्लर सिंड्रोम डोनाल्ड केस्लर ने दिया था कि स्पेस डेब्री को हटाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट ऑफ द डेब्री अगर इतनी स्पीड से किसी बड़ी डेब्री पे जाके भिड़ेगा, ये पूरी की पूरी सैटेलाइट्स जो वहाँ पे सिचुएटेड है उनको ऑफ बीट कर सकता है. ये एक वाइल्ड वेस्ट है, इट्स अ वाइल्ड वेस्ट आउट देयर, कमेंटेड अ लीडिंग एस्ट्रोफिजिस्ट. यानी कि काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है जो हुई है. अभी हमें पता नहीं है कि कुछ सालों तक अगर ये रहने वाला है तो हमारी सैटेलाइट्स, जो इंडिया की भी सैटेलाइट्स हैं लो अर्थ ऑर्बिट के पास, वो सिक्योर और सेफ हैं कि नहीं. इंक्रीज डेब्री से दिखता है कि डिजास्टर कोलिजन्स हो सकते हैं, जो कि एक रियल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है. नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज स्पेस ट्रैकिंग रेडार्स कंटिन्यूसली डेब्री को मेंटेन करने के लिए, डेब्री को देखने के लिए यूज़ कर रही हैं. यूएस का स्पेस कमांड ऑफ फर्म्स जैसे कि लियो लैब, इन्होंने कहा है 180 पीस ऑफ डेब्री अभी हैं. यहाँ पे ऑनगोइंग डिस्कशंस भी हो रही हैं इंटरनेशनल रेगुलेशंस को लेके कि स्पेस डेब्री किस तरह से हमें कम करना है. स्पेस डेब्री किन चीज़ों से बना होता है? Space debris basically it's not debris, it's debris. It is made up of old decommissioned satellites. First of all you know this कि जो satellites अब यूज़ में नहीं है उनसे बना हुआ होता है. ठीक है, ये भी स्पेस डेब्री है. रॉकेट स्टेजेस से बना होता है. रॉकेट का काम क्या होता है कि वो पेलोड को ले जाए, पेलोड सैटेलाइट यानी कि उसको वहाँ पे छोड़ दे और वापस से वो बेकार हो जाता है. तो रॉकेट जब सैटेलाइट या पेलोड को फाइनली डिप्लॉय करने जाता है तो एक स्टेज के बाद मान लो ये पूरा रॉकेट है, इट इज़ गोइंग एंड देन वन स्टेज गोज अवे, देन सेकेंड स्टेज गोज अवे एंड फाइनली द पेलोड और द सैटेलाइट कम्स अप. बट हियर व्हाट वी सी दैट द स्टेजेस विच हैव सेपरेटेड दे स्टे इन दैट एरिया ओनली, and that is why they are also space debris. And these space vehicles, space things, when they collide with each other, they can give birth to multiple chunks of different space debris, and when they collide they can start a chain reaction. अभी फ़िलहाल ये सैटेलाइट क्यों ऐसे टूटी, यहाँ कोई इमीडिएट डिटेल नहीं आई है कि हुआ क्या है. एनालिस्ट ने कहा है ये ऑनबोर्ड इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि कुछ अंदर ही अंदर स्पेस सैटेलाइट में प्रॉब्लम हुई हो और यहाँ पे ब्लास्ट देखा गया हो. जॉनथन मैकडॉवेल एक स्पेस ट्रैकर है जो कि बोलते हैं इट इज़ हार्ड टू बिलीव कि दे वुड यूज सच अ बिग सैटेलाइट एज एन एसैट टारगेट, यानी कि एक एंटी सैटेलाइट टारगेट के लिए इतना बड़ी सैटेलाइट
को नहीं यूज़ किया जा सकता। बट रशियन कैसे काम करते हैं हमें सबको पता है। एंटी सैटेलाइट क्या होती है? बेसिकली एंटी सैटेलाइट्स वेपन्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप किसी सैटेलाइट को या तो तोड़ सकते हो या तो उससे उस ऑर्बिट से हटा सकते हो। तो यहाँ स्पेकुलेशंस ही हो रही हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्या कोई एंटी स्पेस वेपन यूज़ किया गया था? रशिया कह सकता है कि हम डीकमीशन सैटेलाइट को एक्चुअली हटाना चाह रहे थे, इस वजह से हमने ऐसा किया। सो वी डू नॉट नो फॉर एनीथिंग दैट इट इज़ ट्रू और नॉट। नाउ दिस इंसिडेंट इज़ शोइंग द चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड बाय स्पेस एजेंसीज की पहली बात तो ऑर्बिट का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे सबको ऑर्बिट में स्पेस चाहिए होता है अपनी सैटेलाइट्स लगाने के लिए, राइट। एंड यहाँ पे इसी की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है रेगुलरली दैट इट इज़ क्रिएटिंग इनॉर्मस इश्यूज़ कि हर जगह पे कैसे स्पेस को बेसिकली ऑर्बिट को बेसिकली अपना क्लेम कर सके। तो ऑलरेडी जब यहाँ पे स्पेस में ऑर्बिट्स के लिए कंपटीशन है तो कैसे हम स्पेस डेब्री के इशू को रिलैक्स कर सकें। प्रॉस्पेक्ट है सैटेलाइट कोलिजन का, यहाँ पे कोई लॉज नहीं प्रॉपरली दिख रही, बट हाँ एक दो लॉज बनाए गए हैं बट फिर भी वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई विल रशियन एयरक्राफ्ट ब्रेक डाउन नियर द रिटर्न एयरक्राफ्ट। इट ब्रोक इनटू पीसेस अराउंड 10 AM माउंटेन टाइम एंड दैट इज़ ऑन वेंसडे, ये स्पेस कमांड ने बताया। ब्रेकडाउन रिपोर्ट किया गया कि ये स्पेस स्टेशन के पास हुआ। सुनीता विलियम्स हैज एक्चुअली गॉन विद अनदर एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑन स्टारलिंक, दैट इज़ बोइंग स्टारलिंक। तो स्टारलिंक जब लॉन्च भी हो रहा था तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, इशू क्या हुआ है, लॉन्च होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी बहुत टाइम से स्टक है, इनको वापस आ जाना चाहिए था अभी तक, बट ये अभी तक वापस नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है। अब इस इंसिडेंट की वजह से एस्ट्रोनॉट्स जो ऑन बोर्ड हैं, सुनीता विलियम्स भी, शी हैज़ बीन आस्क्ड टू टेक शेल्टर कि स्पेस क्राफ्ट रहे फॉर एन आवर। अभी तक नासा या और कोई एजेंसी जो कि सुनीता विलियम के बोइंग स्टारलाइनर प्रोग्राम से लिंक्ड है, उन्होंने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है कि कुछ इम्पैक्ट हुआ है क्या। नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स दे हैड बोर्डेड द स्टारलिंक स्पेसक्राफ्ट जो कि बोइंग बिल्ड है। बोइंग एक प्राइवेट कंपनी है जो एयरक्राफ्ट्स तो बनाती है बट अब स्पेसक्राफ्ट्स भी बनाती है। साथ ही साथ स्पेस एक्स भी है, एक प्राइवेट कंपनी है जो फैल्कन रॉकेट्स के लिए जानी जाती है कि नहीं। इसके अलावा बोइंग है, साथ ही साथ ब्लू ओरिजिन भी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ये जेफ बेजोस की है जिसने अमेज़ॉन बनाई है। और इसी का एयरक्राफ्ट है बहुत इम्पॉर्टेंटली न्यू शेपर्ड। आपने न्यू शेपर्ड के बारे में बहुत बार सुना होगा। न्यू शेपर्ड की वजह से ही इंडिया के पहले टूरिस्ट टू स्पेस गोपी थोटाकुरा जी गए थे, इफ़ यू रिमेंबर इट, आई हैव ऑल्सो कवर्ड दैट, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया भी बहुत सारी प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ को इंगेज कर रही है। चाहे हम इंडिया में बात करें अग्निकुल की, ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। स्काई रूट की बात करें, ठीक है, पहला अग्निकुल, दूसरा स्काई रूट, ध्रुवा स्पेस भी है। ये सब हमारी प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट स्पेस कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रही है कि हम भेजेंगे अपने रॉकेट्स को टू, अब बस आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का जो स्पेस प्रोग्राम था, इट वाज सपोज टू बी ऑफ फ्यू डेज, पर इनकी रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम बोइंग स्टारलाइनर इज़ लाइकली टू बी डिलेड। प्रोजेक्ट सिर्फ डेज़ को लास्ट करना था। पहला क्रूड टेस्ट फ्लाइट था ये बोइंग के स्टारलाइनर का। अभी नो एग्जैक्ट रिटर्न टू अर्थ हैज़ बीन अनाउंस। नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर ने कहा है कि यूएस स्पेस एजेंसी इज कंसिडरिंग की ड्यूरेशन 45 डेज से 90 डेज का कर दे। स्पेस डेब्री क्या है, अभी हमारे पास इसका एग्जैक्ट रीज़न भी नहीं आया है कि क्यों ऐसा हो रहा है। स्पेस डेब्री की बात करें तो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स जो डिफंक्ट सैटेलाइट, स्पेंट रॉकेट स्टेजेस, बाकी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं और रिस्क क्रिएट कर रहे हैं बाकी सैटेलाइट्स के लिए, उसे स्पेस डेब्री कहते हैं। केस्लर सिंड्रोम मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है। इसको पहले डोनाल्ड जे केस्लर ने बताया था 1978 में कि स्पेस एक्टिविटीज़, ह्यूमन स्पेस एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड वे में चले तो बेहतर है। तो यहाँ पे इसको बताया गया था। पोटेंशियल केस्लर सिंड्रोम का दिखाता है कि क्या एफर्ट्स चाहिए होते हैं हमको कि स्पेस डेब्री को हटाएं। हमें कंटिन्यूसली ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि स्पेस डेब्री हमारे स्पेस में कितना प्रेजेंट है। डिफ़िकल्ट है कि किस तरह से डेब्री बिहेव करेगा क्योंकि हमने ठीक ठाक से लॉज ऑफ द फिजिक्स इन स्पेस नहीं समझे हैं अभी। न्यू डेब्री कॉन्स्टेंटली छोटी छोटी डेब्री को तोड़ने के बाद बन रहा है, एक दूसरे से जब भिड़ रही हैं, और यहाँ पे ग्रोथ ऑफ डेब्री को हमें हटाना होगा। हमें इंश्योर
इंश्योर करना होगा कि कोलिजन्स हटे, साथ ही साथ डेब्री को वापस से हम आके यहाँ पे कोई ग्रेवयार्ड बनाएं, रॉकेट्स का ग्रेवयार्ड ऑन दी अर्थ, कि जितना स्पेस डेब्री अब नहीं यूज़ होगा वो यहाँ पे आए। हम यहाँ पे वेस्टिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ ऊपर भी वेस्टिंग ना करें। आने वाली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जैसे जाएगी, हमारे गगनयान से भी एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं, तो उनको खतरा ना हो, उसकी वजह से भी हमें ये पर्टिकुलर इंसिडेंट देखना ज़रूरी है। यहाँ पे स्पेस डेब्री क्रिटिकल इशू बन चुका है सेफ्टी के लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सुनीता विलियम्स का है अभी। ऑल लो अर्थ ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट ऑपरेटर्स, यहाँ पे इनके पास एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि सक्सेस रेट डिस्पोजल प्रोसेस का, जो भी आप स्पेसक्राफ्ट या कुछ भी आप स्पेस डेब्री यूज़ कर रहे हो, 95 to 99% होना चाहिए। कोलिजन अवॉइडेंस मेजर भी लेना चाहिए। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे आप स्पेस डेब्री को, चाहे वो डिफंक्ट या बेकार हो गई, तब भी आप उसे कमांड देके वापस अर्थ पे बुला सकें। स्पेस एजेंसीज, चाहे वो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी हो या प्राइवेट स्पेस एजेंसी हो, इस पर्टिकुलर काम में उसको, इस मामले में काम करते रहना चाहिए। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए कि मान लो तुम्हारी स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से किसी और के स्पेस ऑब्जेक्ट्स पे इशू हुआ है, तो उसके लिए कैसे आप भरपाई करेंगे, ऐसी लाइबिलिटी भी होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का। इंटर एजेंसी स्पेस डेब्री कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है 1993 में। ये गवर्नमेंटल फोरम है जो कि नेचुरल डेब्री और स्पेस डेब्री से रिलेटेड खतरों को दर्शाता है और हेल्प करने की कोशिश करता है। ये डिज़ाइन कर रहा है कि मिनिमाइज़ करना हमें स्पेस डेब्री। इसी के नज़रिए हमने पुष्पक, इंडिया ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है। और पुष्पक क्या करेगा, जैसे ही सैटेलाइट्स को ऊपर पहुंचा देगा, ये वापस से कंट्रोल्ड वे में री एंट्री करेगा एटमॉस्फेयर में टू बी रीयूज्ड, ताकि हम इसे फिर से यूज़ कर सके सैटेलाइट्स को भेजने के लिए। ठीक है। देयर आफ्टर अगर बात करें, एम्प्लॉय करना होगा लॉन्चर्स को जो कि प्रोड्यूस कोई भी तरह का पोल्यूशन ना करे लो अर्थ एनवायरनमेंट में, लो अर्थ ऑर्बिट एनवायरनमेंट में। एक्टिव पैसिवेशन करना होगा स्पेसक्राफ्ट का कि वो अपने आप एक्सप्लोड ना कर जाए, और ड्रेनिंग करनी होगी सारे पावर या फ्यूल एनर्जी सोर्सेज की, ताकि ऐसा ना हो अंदर ही वो एक्सप्लोड कर जाए, बिकॉज वी डू नॉट नो हाउ डू दे बिहेव। एक कमिटी ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस यानी कि कोपुओस को भी बनाया गया है 1958 में, यूनाइटेड नेशंस की कमिटी ने बनाया था, ताकि एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस बेनिफिट फॉर ऑल ह्यूमंस हो। कमिटी में 8 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें इंडिया भी शामिल था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। ये पूरी बात स्पेस डेब्री की करता है, मतलब इंश्योर करता है कि कोई भी एक्टिविटी जो स्पेस में हो रही हो वो हार्मफुल टू ह्यूमंस ना हो। क्लीन स्पेस इनिशिएटिव ये 2012 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था, ताकि सस्टेनेबिलिटी स्पेस की बनी रहे और स्पेस का डेब्री या कूड़ा कलेक्ट करके हटाया जा सके। हर इनिशिएटिव जो पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा किसने कौन सा इनिशिएटिव लिया है। क्लियर स्पेस 1 ये भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी चाह रही है कि लॉन्च करेगी 2026 तक, कि हम स्पेस को कैसे क्लियर करें। चलो क्वेश्चन देख लो। व्हेन वाज द क्लियर स्पेस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय क्लीन स्पेस इनिशिएटिव लॉन्च बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी? 2012, 2014, 2016 और 2018। ये आपके RS से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।